बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर ता बंदयाल साहब डट गए हैं। धमकियां, धौंस, दबाव काम नहीं कर रहा। आपने देखा कि किस तरह आज फिर बेंच टूटता है और बड़ी खुशी का इजहार किया जाता है कि जनाब एक दफा फिर हमने किस तरह से बेंच तुड़वा दिया है, मुसलसल चीफ जस्टिस को दबाव में ला रहे हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि फिर खबर ये आती है कि एक जज अलहदा हो रहे हैं बेंच टूटने की वजह से, लेकिन बाकी लोग केस सुनेंगे। इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डट गए हैं। फिर धमकियों का आगाज दोबारा हो जाता है। पहले भी एक दो दिन से आप देख रहे हैं कुछ बड़े बड़े एंकर्स की तरफ से या बड़े बड़े साफियों की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से इस्तीफे की खबरें चलवाई जा रही हैं कि जी उन पर दबाव है, या तो इस्तीफा दे दें या फुल कोर्ट बना दें। इस तरह की बातें आप देखिए बड़े तरीके से वार किए जा रहे हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। अब इमरान खान साहब भी मैदान में आ गए हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अब पाकिस्तान में डिवाइड हो रही है कि हर इदारे में जिस तरह से आपने देखा कि माफिया ने अपने लोगों के जरिए तबाही फैलाई है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बची थी, अब वहां पर यह आखिरी बार है। तो इसके बाद आइन या तो बचेगा या मुकम्मल तौर पर फिर सब खत्म, कहानी ही खत्म। तो वैसे भी इस वक्त मुल्क में आइन तो आप देख ही रहे हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक और दीगर खिलाफ वर्जियां किस तरह से हो रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डटे हुए हैं। पहली चीज तो यह सामने आई कि जो बेंच था 5 रुकनी, उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत की और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने पहले ही काजी फाइसा साहब वाला जो फैसला आया है, जो था हाफिज कुरान को 20 नंबर देने का मामला, और उसमें उन्होंने कह दिया कि जी चीफ जस्टिस कोई केस ना सुने 184(3) का, सुओ मोटो का, और जब तक ये कानून साजी मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक। तो उसमें ये भी थे अमीनुद्दीन साहब और ये उनकी हिमायत करते थे उस केस में उन्होंने की, यानी उस फैसले में। तो अब जाहिर है इन्होंने अलहदा तो होना ही था, ये बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो बेंच टूटा है तो अब नए सिरे से बेंच नहीं बन रहा और जो 4 जजेस बाकी हैं वो ही इस केस को सुनेंगे। तो कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं हो रहे, कोई चीफ जस्टिस मुस्ताफी नहीं हो रहे। और अब देखें गरीदा फारूकी साहिबा ने, मैंने को बताया कई साफी से पहले भी कह चुके हैं, कई और लोग कह चुके हैं, गरीदा साहिबा कह रही हैं कि इंतहाई हसास मालूमात जराए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से शदीद दबाव है, जबकि पंजाब केपी इलेक्शन केस पर या तो फुल बेंच तश्कील दिया जाए या इस्तीफा दे दिया जाए। जराए के मुताबिक हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस को यही ऑप्शंस का वाज़ेह पैगाम पहुंचाया है, हुकूमत भी कह रही है। अब आप देखें, ये बड़ा कहते थे जनाब परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी के साथ ही किया, इफ्तिखार चौधरी आज वही पैगाम खुद पहुंचा रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें। अब यह है फाशिज्म, यह है माफिया, यह है सिसिलियन माफिया कि एक शख्स अगर डटा हुआ है, आप देख रहे हैं सियासत में इमरान खान और यहां आइन और कानून में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, तो उसके खिलाफ अब यह कि छोड़ेंगे नहीं। धमकी पर यह भी लिखा जा रहा है, यह भी लोग बता रहे हैं कि धमकी पहुंचाई गई है कि आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। यह चीफ जस्टिस को बताया जा रहा है कि जनाब इससे भी ज्यादा बुरा, अभी तो हमने अंदर से आपके खिलाफ सारा कुछ करवा दिया, हम बड़े ताकतवर हैं। आप समझें स्याह सफेद, यानी यहां तो यह हो जाता है ना, जिंदगी और मौत के फैसले भी, स्याह सफेद के भी, जो मर्जी आप कर लें। जब हमने फैसला कर लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। आइन रद्दी की टोकरी में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, कोई भी हो, हम तो जिंदगी और मौत के फैसले कर डालते हैं। आपने हमें क्या समझा हुआ है? तो यह बात यानी एक तरह से हो रही है अब मुल्क में। अच्छा, गरीदा साहबा कहती हैं जी जराए के मुताबिक फिलहाल इस बात की मुखालफत सामने आ रही है, एक मखसूस सियासी जमात इसका फायदा उठा सकती है, चंद मखसूस शख्सियात को इसका फायदा पहुंच सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल मामला गंभीर है, टकराव बढ़ सकता है, देखिए पहले कौन झपकता है। तो ये बातें अब हो रही हैं। खबर गुमन साहब सीनियर साफी हैं, वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत में मौजूद लोग कहते हैं फैसला जो मर्जी है, इंतखाबात हमने नहीं करवाने, लेकिन मेरी दानिश में इलेक्शन होने को रोकने के लिए कोई आईनी तरीका तो है ही नहीं, और गैर आईनी तरीका अगर इस्तेमाल हुआ तो काम जरूरत से ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें आप इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराहम करदा मुद्दत यानी 90 रोज के दौरान हो रहे हैं या नहीं। मैंने अपनी 2 असम्बलियां तहलील करने से कबल अपने चोटी के आइनी माहिरीन से मुशावरत की और इन सब की मुत्तफिका राय थी कि इंतखाबात के लिए 90 रोज में इनेकाद के हवाले से मुतल्लका आइनी शिक को फलांगना मुमकिन ही नहीं। मुजरिमों की इंपोर्टेड सरकार, इसके सरप्रस्त और एक निहायत मुमताज़ा इलेक्शन कमीशन अब आइन का खुला मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। दस्तूर के मुख्तलिफ हिस्सों शिकों को खुद के लिए काबिल अमल जबकि दीगर को नाकाबिल निफाज करार देकर
یہ گروہ دراصل پاکستان کی اساس یعنی پاکستان کی بنیاد پر حملہ آور ہے جو آئین و قانون کی حکمرانی پر استوار ہے. انتخابات سے اس حد تک خوفزدہ اور اپنے سزا یافتہ مجرم قائدین کو بچانے کے لیے اس قدر بے چین ہے کہ دستور و قانون کی حکمرانی کی آخری علامت تک کو مٹانے پر آمادہ ہیں. تو یہ جناب عمران خان صاحب کا اب بیان آ گیا ٹویٹر پر. ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی کا کہہ رہے ہیں بلا تبصرہ 1997 میں مسلم لیگ حکومت ہوتی تھی. جسٹس ارشاد حسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو مزید احکامات تک کام کرنے سے روک دیا. یہ 1997 میں ہوا تھا. اور اب 2023 مسلم لیگ ہی کی حکومت جسٹس قاضی عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ کا اختیار نہیں, سو موٹو کا آئین میں وجود نہیں, رولز بنانے تک تمام سو موٹو ملتوی کر دیے جائیں. یہ جناب ارشاد بھٹی صاحب اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹر سے بات کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور صحافی خرم اقبال وہ کہہ رہے ہیں ٹکر کا چیف جسٹس. وکلاء آپ جانتے ہیں کنونشن میں آل پاکستان وکلاء بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ 90 دن میں الیکشن کرانے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 دن میں آپ نہیں الیکشن کرواتے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہی ہے کہ 8 اکتوبر کروانے تو نگران حکومت کا کیا ہوگا؟ آپ نگران حکومت کو پھر کیا اس طرح سے کنٹینیو کرتے چلے جائیں گے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر اور یہ کہ اب 3 مہینے بعد ایسا کیا ہو جائے گا جو حالات آپ بتا رہے ہیں کہ جی ملک میں نو گو ایریا تو کوئی چیز نہیں ہے, یہاں پر دہشت گردوں کی شیڈو حکومت آ چکی ہے, ملک کے مختلف علاقوں میں پاکستان کی آئین پاکستان کے قانون کی عملداری ختم ہو چکی ہے, وہاں پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے. یہ خود رپورٹس کہی گئی ہیں, خفیہ رپورٹس. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا آپ 3 مہینے میں اس کو کنٹرول کر لیں گے؟ تو یہ تو سب ایک ڈرامہ ہے. فواد چودھری نے یہ کہا ہے. فرحان ملک جناب یہ بھی سینئر صحافی ہیں, کہتے ہیں the kind of character, prudence and restraint displayed by Chief Justice of Pakistan in face of the worst mutiny in Supreme Court is just mind-boggling. What a calm and focused man, a sharp contrast to the other chap. کہنے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمت, حوصلے, تحمل سے چیف جسٹس نے مظاہرہ کیا ہے اس سب دباؤ کا, دھمکیوں کا, دھونس کا, وہ کمال ہے. اچھا جی, عدیل سرفراز کہہ رہے ہیں کہ اب اسی طرح سے ایک صارف کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا مفاد عامہ کے مقدمات پر کارروائی روکنے کا فیصلہ. جسٹس شاہد وحید نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا عدالت کے سامنے جو معاملہ زیر سماعت ہی نہ ہو اس پر فیصلہ نہیں دے سکتی. از خود نوٹس میں وہ باتیں زیر بحث لائی گئیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھیں. عدالتی مناسبت سے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کی صورت میں علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے. یہ ایک راستہ معاملے کو چیف جسٹس کو بھی بھیجنا ہے اختلافی نوٹ. یہ جو قاضی فائز صاحب والے بینچ کا فیصلہ آیا ہے اس میں جو اختلافی نوٹ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایک اور عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے 1 سال گزرنے کے بعد جو کریٹو ریویو تھا قاضی فائز صاحب کے خلاف کہ ان کے اثاثوں کے حوالے سے, وہ اب 1 سال کے بعد واپس لیا ہے. ایک طرف قاضی فائز صاحب کا یہ 3 رکنی بینچ کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ جی چیف جسٹس روم موٹو نہیں لے سکتے, اور دوسری طرف ساتھ ہی قاضی فائز صاحب کے خلاف یہ جو کریٹو ریویو تھا واپس لے لیا جاتا ہے. اس پر کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت عام ہے, اس کی ٹائمنگ کتنی عجیب بات ہے کہ وہاں سے وہ فیصلہ آ رہا ہے ادھر سے یہ. اب قاضی فائز صاحب حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ بھی دے چکے ہیں کہ جی یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر, اس میں اسحاق ڈار کے بھی سارے گواہیاں تھیں کہ کس طرح سے منی لانڈرنگ شریف خاندان نے کی, اس کا فیصلہ بھی قاضی فائز صاحب نے دیا تھا وہ شریف خاندان کے حق میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اب یہ باتیں پرانی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی جو چیئرمین نیب ہیں ان کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, تنخواہ, امراض, سب کچھ وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر کر دی گئی ہیں, مزید ان کو سہولیات دے دی گئی ہیں. تو اب جناب یہ بات چل رہی ہے, لیکن چیف جسٹس دیکھیں یہ خیال تھا علیحدہ ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. انہوں نے کیا کیا؟ الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست اب 4 رکنی بینچ سنے گا. جسٹس امین الدین حصہ نہیں ہوں گے. سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی. اور یہ آج کی جو سماعت تھی اس کا تحریر حکم نامہ عدالتی عملے نے پڑھ کر سنایا. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان دباؤ میں نہیں آ رہے, اور حکومت کی کوشش تو ہے, ان کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحافیوں کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے یہ پیغامات تو پہنچائے جا رہے ہیں کہ جناب آپ علیحدہ ہو جائیں, آپ استعفیٰ دے دیں, آپ چلے جائیں, ورنہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں. اور اب حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ چیف جسٹس کو کس طرح مینیج کرے, کیونکہ وہ ان کو عادت ہے فونز کی, ان کو عادت ہے اس طرح لوگوں پر دباؤ ڈالنے کی, کسی کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے, آڈیو ویڈیو ڈھونڈی جائے, اس طرح کا کام کیا جائے. وہ ان سے اب ہو نہیں پا رہا چیف جسٹس کے خلاف, اور ہر طرح کا حربہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے. اب یہ 4 رکنی بینچ سنے گا, لگتا نہیں زیادہ معاملہ جائے گا. لگ یہی رہا ہے کہ آئین کے مطابق کہیں گے کہ 90 دن کے اندر یا اس کے قریب ترین مدت میں یا 30 اپریل یا اس سے کچھ آگے پیچھے الیکشنز کروائے جائیں, اور حکومت
हुकूमत बड़ी मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि जब हुकूमत, आप जानते ही हैं कि किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, उनको नजर आ रहा है इमरान खान जीत जाएगा और ये वो कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए वो मुल्क को, आइन को, सबको, अवाम, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी तबाही आ जाए, उसको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपना सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार, अपनी ताकत और इस नशे से उनको सरोकार है और किसी चीज से नहीं। बाकी जब फैसला आ जाएगा फिर वकला भी मुतहरिक ज़्यादा हो जाएंगे फैसले पर अमल दरामद के लिए, और फिर ना मानने पर हुकूमत की नाअहली भी हो सकती है और शहबाज शरीफ साहब की, बाकी चीज़ें तो बात भी होंगी। तो जाहिर है कि उनके लिए मुश्किल है और वो चाहते हैं कि ये सब कुछ हो ही ना, हर चीज़ उनके मुताबिक हो। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब देखते हैं, और जो दूसरे जजेस हैं वो इस वक्त डटे हुए हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तक नज़र ये आ रहा है कि ये असाब का खेल है, ये दबाव का खेल है, ये सिसिलियन माफिया का एक तरफ से मुकाबला करना है। और उसमें अभी तक मुझे जितना नज़र आ रहा है, जो तारीख़ हमारे सामने है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और जितना मैं उनको जान सका हूँ, क्योंकि मेरे वो उस्ताद रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उस वक्त वो वहाँ पर पढ़ाया भी करते थे, उस वक्त भी बड़े चोटी के वकील होते थे चीफ जस्टिस जनाब उमरता बंदयाल साहब। तो उस वक्त भी हमने उनको देखा है, तभी से बड़े अपराइट और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, और अब दीन की तरफ उनका इतना ज़्यादा रुझान है। तो जाहिर है कि जो शख्स बड़ा दीनी हो जाता है तो वो खौफ व हिरास में उस तरह नहीं आता, उसका ईमान और तवक्कुल फिर अल्लाह ताला पर बड़ा मजबूत हो चुका होता है। तो ये दुनियावी ये जो बनते हैं ना इस तरह के, ये अपने आप को खुदा समझते हैं, तो फिर जो अल्लाह पर तवक्कुल कर ले वो फिर उन लोगों से खौफ नहीं खाता। तो मुझे यही नज़र आ रहा है, इंशाअल्लाह खैर होगी और चीफ जस्टिस साहब मुझे लगता है डटे रहेंगे। और ये जो सब कुछ कहा जा रहा है इस्तीफ़ा दो, ये कर दो, वरना इससे भी तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे, वो करेंगे, मुझे नहीं लगता चीफ जस्टिस में दबाव में आने वाले हैं। और अब बजाय इसके कि जो इनका ख्याल था कि अच्छा बेंच फिर टूट गया है, और इसमें भी बात थी कि जब जस्टिस मोइनुद्दीन साहब पहले ही वो, उनको तो पता था कि मैं फैसला दे चुका हूँ जी, सो मोटो ना लें चीफ जस्टिस, उसके बावजूद वो बेंच का हिस्सा क्यों बने? वो पहले ही अलहदा हो जाते, पहले चीफ जस्टिस को बता देते जी मैं तो आपके खिलाफ फैसला दे चुका हूँ, वो 3 रुकनी जो काजी फैसल वाले में, तो मुझे ना बनाए इसमें। लेकिन ये डिलेइंग टैक्टिक है, क्या है, क्यों इस तरह पहले नहीं उन्होंने बताया, क्या है? लेकिन अब चीफ जस्टिस ने बजाय इसके फिर बेंच बनाते, फिर कुछ और हो जाता, फिर कोई और मसला आ जाता, कोई और जज जो है उसके साथ कुछ होता, वो किसी तरह से फिर टूटता, कोई और मसला आता। तो उन्होंने अब ये जो 4 हैं इन्हीं को कंटिन्यू करने का कह दिया, जिससे नजर आता है कि वो जल्द अज जल्द चाहते हैं कि इस पर फैसला सुना दिया जाए, क्योंकि मुल्क मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आदम इस्तेकाम बहुत ज्यादा है। इमरान खान साहब और दीगर सब भी कह रहे हैं जी 90 दिन का मामला है, हर किसी को पता है। तो इस पर वाज़ेह तौर पर बस फैसला आ जाए कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का कह रही है या नहीं कह रही, या ये जो दबाव डाला जा रहा है और जो एक हुकूमत पीडीएम की एक माफिया की तरह चल रही है, या उसके दबाव में आ जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।